चलिए आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कारण लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, यानी किसी भी दो कैपेसिटर को आपस में चार्ज करने के बाद अगर कनेक्ट किया जाए तो कनेक्शन के बाद उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता का रीडिस्ट्रीब्यूशंस होता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल आता है जिस कॉन्सेप्ट को आज हम पूरा बताते हैं। ऐसे हम पिछले क्लास में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन बताए थे, जिससे रिलेटेड सवाल भी हम करवा देंगे। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ सवाल करा दें। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का छोटा मोटा सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जाता, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सवाल आता है। कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने दे देगा, या उसके किसी एक कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या किसी कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होता है, उससे रिलेटेड सवाल आता। और कुछ सवाल शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड आता है, शॉर्ट सर्किट वाला भी सवाल हम बता लेंगे। और कुछ सवाल सिमेट्रिसिटी से भी आता है, तो वो सर्किट डायग्राम में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का जो हम लोग सवाल बनाते हैं उसमें मैक्सिमम सवाल इसी सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल सवाल है, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सवाल है, सिमेट्रिसिटी से सवाल है। कुछ सवाल डेल्टा एंड स्टार मेथड का भी है, जो कि 11th-12th में तो डेल्टा एंड स्टार मेथड से सवाल रहता नहीं है, लेकिन आगे कंपटीशन में या आगे के पॉलिटेक्निक में या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में या इंजीनियरिंग कॉलेज में वगैरह में काम आता है वो डेल्टा एंड स्टार मेथड। तो जितना सर्किट डायग्राम से रिलेटेड सवाल है एम करीम का आप लोग बना लेंगे, या हम कुछ सवाल बता भी देंगे अगले क्लास में। आज हम सिर्फ कैपेसिटर का वो कॉम्बिनेशन के बाद लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है इसको सीबीएसई बोर्ड कई बार डेरिवेशन ही पूछ देता। कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी या डिराइव द फार्मूला इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या टू कनेक्ट द कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करने के बाद उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, पुनः चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड सवाल आता है। तो एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड सवाल है। तो हम सबसे पहले उसी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कारण लॉस ऑफ एनर्जी के लिए डेरिवेशन निकाल लें। तो इसमें ढेर सारा इंटरमीडिएट फार्मूला आएगा जो कि हमको काम आएगा बाद में। तो हम मानते हैं कि कोई एक कैपेसिटर है जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, और कोई एक दूसरा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C2। कोई महानुभाव कह सकता है कि सर आप गोल कैपेसिटर काहे बना दिए। तो कैपेसिटर का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जैसा भी हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट कोई भी कैपेसिटर हो तो उसकी कुछ न कुछ तो कैपेसिटी होगी। ये कोई दूसरा कैपेसिटर है, इसकी भी कुछ न कुछ कैपेसिटी रही होगी। तो देखो, हम मानते हैं कि इसको चार्ज किए तो इसमें Q1 चार्ज स्टोर किया गया है और इसमें Q2 चार्ज स्टोर किया गया। हाँ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है किसी एक कैपेसिटर में चार्ज नहीं हो, तो Q1 में अगर इस कैपेसिटर में अगर चार्ज नहीं हो तो Q1 को 0 कर सकते हैं, या इसमें चार्ज नहीं होगा या कम होगा, जो भी होगा सिचुएशन पे एज पर सिचुएशन हम बिहेव करेंगे। तो किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है C1 है, इसमें जो चार्ज स्टोर्ड है ये मान लेते हैं Q1 चार्ज स्टोर्ड है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लेट के बीच का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं यहाँ प्लेट के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V2 होगा। हाँ, एक बात और हम जिक्र कर दिए कि कैपेसिटर किसी भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, पैरेलल प्लेट हो, इंक्लाइन प्लेट हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। चलो ठीक, इसकी कैपेसिटी हमने C1 C2 माना, एक में चार्ज Q1 दूसरे में चार्ज Q2, एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, दूसरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2। अब देखिए
किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, हम बताए थे, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है उसमें स्टोर चार्ज और उसके प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो इसमें चार्ज कितना Q1, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे तो V1। तो देखो इसकी कैपेसिटी कितना तो C1, तो C इक्वल टू Q/V होता है। किसी भी कैपेसिटर में स्टोर चार्ज और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पहले कैपेसिटर के लिए हम लिखेंगे तो C1 इक्वल टू लिखेंगे Q1/V1, यानी चार्ज स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर अगर हम देखें तो कितना लिख सकते हैं तो C1/V1। इसी तरीके से अगर हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालें तो C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें स्टोर चार्ज Q2 और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V2 लिखेंगे। तो चार्ज स्टोर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रेशियो, क्या कैपेसिटी। तो यहाँ भी चार्ज स्टोर्ड अगर निकालना चाहें कि स्टोर्ड चार्ज कितना है, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ, कितना आवेश संचित है, तो ये क्या लिख सकते हैं तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2। तो चलो ये दोनों कैपेसिटर का क्या हुआ, एक कैपेसिटर में चार्ज इतना है, दूसरे कैपेसिटर में चार्ज इतना। अब देखो बाद में हो सकता है कि दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तो हाँ, तो वही कनेक्शन के बाद तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता। तो अच्छा एक चीज़ और, इसमें अभी एनर्जी कितना होगा तो एनर्जी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ½ CV²। इसका कैलकुलेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसी वीडियो के नीचे, वो आप लोग अपना देख लीजिएगा। और इसमें स्टोर्ड चार्ज कितना था, यहाँ भी ½ CV²। तो देखो इसकी कैपेसिटी C1 है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो ½ C1V1² हुआ। लेकिन किसका एनर्जी है तो ये फर्स्ट कैपेसिटर का एनर्जी। तो चलो फर्स्ट कैपेसिटर का एनर्जी, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, एक इक्वेशन मान लेंगे कोई, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लेना, और इसको इक्वेशन 3 मान लेना, और इसको इक्वेशन देखो इसका जो कैपेसिटी है C2 है और इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 है, तो U2 इक्वल टू ½ C2V2² मान लेंगे। और इसका जो इक्वेशन होगा इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो देखो ये पहले कैपेसिटर का कैलकुलेशन था। अगर इक्वेशन मानने में थोड़ा लगता है उल्टा पुल्टा तो इसको 1 और इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना, तो ऑब्वियस है। तो देखो ये अभी तक दोनों कैपेसिटर अलग अलग है, अभी तक हम किसी भी कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किए, अभी हम किसी भी कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किए। तो ये एक कैपेसिटर का चार्ज है और उसका एनर्जी स्टोर्ड है, ये एक दूसरे कैपेसिटर का चार्ज है और उसका एनर्जी स्टोर्ड है। हाँ, ये बिफोर द कनेक्शन की बात है, अभी तक दोनों कैपेसिटर को हम कनेक्ट नहीं किए हैं, बिफोर द कनेक्शन, यानी दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने की बात अभी नहीं हुई है, दोनों अलग अलग है बिफोर द कनेक्शन। अब हम लिखते हैं आफ्टर कनेक्शन का कैलकुलेशन हम देखना चाहेंगे। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन आप दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो, तो दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। देखो इस कैपेसिटर को जैसे इस कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। हाँ, कोई ये भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे आ जाएगा। तो इसका एक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम बनाते हैं जिसमें स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है और इसको किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करोगे, तो इसके एक एंड को दूसरे कैपेसिटर के दूसरे एंड से जोड़ोगे इसके। तो देखो एक का कैपेसिटी C1 है और दूसरे का कैपेसिटी C2। तो अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। हाँ देखो यहाँ क्या होगा कि एक कैपेसिटर जो ज़्यादा चार्ज स्टोर किए हुए होगा, जिसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहा होगा, वो सेल की तरह काम करेगा और दूसरा कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो इस दोनों कैपेसिटर में एक कैपेसिटर सेल की तरह बिहेव करेगा जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा या जिसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, और दूसरा कैपेसिटर की तरफ। तो देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जैसे ही निकालेंगे इन दो पॉइंट के बीच, तो निश्चित रूप से ये क्या आएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है। तो x और y के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी निकालोगे तो ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, तो C1 प्लस C2। मतलब जब दोनों कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तो उसी चीज़ को हम
समझाने के लिए ये देख लो कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया, तो हम अलग से एक डायग्राम बना लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी रही होगी। अब देखो भले के अलग अलग कैपेसिटर का कैपेसिटी C1 और C2 था, लेकिन जब दोनों कनेक्ट हुआ है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो C1 प्लस C2। चलो C1 प्लस C2 ये हम भी लिख दिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी इतनी रही होगी। अब देखते हैं कि इन दो पॉइंट के बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होगा। देखो भले इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V1 था और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 था। यहाँ भी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाना चाहे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और रहा होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस कुछ और है, इस कैपेसिटर के क्रॉस कुछ और है। लेकिन जब दोनों को कनेक्ट किए तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल कम, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा। हाँ, चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल घट के इसके बराबर ना हो जाए। तो मतलब इसका पोटेंशियल मतलब इसका चार्ज धीरे धीरे घटता जाएगा और इस पर चार्ज आता जाएगा। तो चार्ज इस रेशियो में घटेगा जब इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, चार्ज फ्लो होना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उस समय जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कॉमन पोटेंशियल भी होगा। तो इसके क्रॉस का जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, भी होगा। तो इसी के इक्विवेलेंट हमने डायग्राम बनाया। देखो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मान लिया, भी। अच्छा देखो, चार्ज तो तुम लोग पढ़ा होगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले दिन ही हम बताए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भले एक पे चार्ज Q1 था और दूसरे पे चार्ज Q2 था, जैसे दोनों को कनेक्ट किए तो टोटल चार्ज भले बदलेगा नहीं, लेकिन एक का चार्ज दूसरे पे चला जाएगा, जो जिसमें चार्ज ज़्यादा था उसका चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे चला जाएगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ C इक्विवेलेंट इक्वल टू निकालना चाहें तो कितना होगा, तो इसमें स्टोर चार्ज, इसमें कितना चार्ज है, तो वही जो अलग अलग चार्ज इसमें था वही चार्ज तो होगा, ये चार्ज तो टोटल तो इतना ही होगा। यही तो, भले एक का चार्ज दूसरे पे चला गया लेकिन टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2। तो चलो ये क्या लिख दिए, Q1 प्लस Q2। और इसके क्रॉस का कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या माना, भी। देखो भले जैसे मान लो एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस कम था, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो हो जाएगा। लेकिन चार्ज फ्लो होते होते एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो उस समय चार्ज बंद हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये कॉमन पोटेंशियल भी इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो देखो, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसमें स्टोर चार्ज और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो के बराबर। तो देखो इस कैपेसिटर का अगर हम कैपेसिटी निकालना चाहें यानी C इक्विवेलेंट निकालना चाहें, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, तो Q1 प्लस Q2 और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो भी। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई भी। तो ये Q1 प्लस Q2 और डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट लिख लेंगे। इसी को हम ऊपर लिखते हैं। देखो C इक्विवेलेंट, चूँकि ये पैरेलल में कनेक्शन हो गया था तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2 रहा है, तो हम लिख देते हैं C1 प्लस C2। अब देखो Q1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो Q1 कितना है, तो C1 V1 और Q2 कितना, तो C2 V2 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में जब कभी भी ये निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे सिंस Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2। तो उसका जिसका वैल्यू जिससे रिप्लेस करते हैं उस चीज़ को हम साइड में लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल। तो कई बार कॉमन पोटेंशियल से भी रिलेटेड सवाल आ जाता है, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो भले दोनों कैपेसिटर अलग अलग था, तो एक का पोटेंशियल डिफरेंस V1 दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस V2 था, लेकिन जब कंबाइंड किए तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, V आ गया। तो चलो इस कॉमन पोटेंशियल को हम V मान लेते हैं। अब कोई पूछ देगा ठीक है कनेक्ट किए तो चार्ज कितना होगा इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर। तो देखो भले एक कैपेसिटर का कैपेसिटी C1 है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी C2, और चार्ज यहाँ अलग अलग ज़रूर था, एक पे Q1 और दूसरे पे Q2, लेकिन एक कैपेसिटर का चार्ज तो दूसरे कैपेसिटर पे चला गया।
तो हो सकता है कि जैसे मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम था, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज गया, तो इसमें कुछ चार्ज बढ़ गया होगा, इसमें कुछ चार्ज घट गया होगा। तो कोई बोलेगा कि अब कितना चार्ज रहा होगा इस पे बताओ, तो हम मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है ये Q1 डैश, कितना Q1 डैश, और इस कैपेसिटर पे जो चार्ज बचा इसको कितना मान लेते हैं Q2 डैश। हालांकि शुरुआत में Q1 और Q2 था, लेकिन जब कनेक्ट किए तो एक का चार्ज दूसरे पे चला गया होगा, और हो सकता है कि यहाँ चार्ज बढ़ गया होगा, या हो सकता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो यहीं चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा। आफ्टर कनेक्शन एक कैपेसिटर पे जो चार्ज आया हम मान लेते हैं Q1 डैश आया, तो देखो इसके बगल में हम लिख लेते हैं ये Q1 डैश, अंदर ही लिख दिए। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया होगा मान लेते हैं Q2 डैश रहा होगा, अब आधा मतलब एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होने के बाद। अब का जो चार्ज है Q1 डैश, तो देखो हम तुमको पहले बता दिए किसी भी कैपेसिटर को जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी कितने होते हैं, उसमें स्टोर चार्ज। तो देखो इसमें स्टोर चार्ज हमने क्या मान लिया Q1, और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो ऑब्वियस है दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी C1 इक्वल टू उसमें स्टोर चार्ज और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो Q1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 इंटू V। तो चलो ये किसी एक कैपेसिटर पे चार्ज आया आफ्टर कनेक्शन किसी एक कैपेसिटर का चार्ज आया। इसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर निकाल लें तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी थी, इसमें स्टोर चार्ज को हमने क्या मान लिया Q2 डैश डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तो देखो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसमें स्टोर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो के बराबर, तो ये Q2 डैश इक्वल टू ये C2 इंटू V। तो ये देखो, तो कई बार इस तरीके का भी सवाल आता है एनसीईआरटी में, इस टाइप का सवाल है देखना कि आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकंड कैपेसिटर। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो कैपेसिटर पे जो चार्ज आया ये एक पे Q1 डैश और दूसरे पे Q2 डैश। हाँ कई बार इस दोनों के चार्ज का रेशियो भी पूछ देता है कि बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश अगर कर देंगे तो देखो C1 बाय V बट डिवाइडेड बाय C2 बाय V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, चूँकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ही है तो V से V जैसे कैंसिल हो जाएगा तो C1 बाय C2। अच्छा एक चीज़ गौर करने वाली बात है, देखो कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा उसमें चार्ज स्टोर ज़्यादा रहेगा। अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसमें चार्ज स्टोर ज़्यादा होगा। यहाँ भी अगर इसकी कैपेसिटी कम होगा तो इसमें चार्ज स्टोर भी कम ही होगा, क्योंकि V से भी कैंसिल हो गया तो कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना चार्ज अभी भी स्टोर करेगा। तो चलो ये बिफोर द कनेक्शन का कैलकुलेशन था कि इस पे चार्ज कितना होगा, एनर्जी कितना होगा। ये आफ्टर द कनेक्शन या आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इसमें कॉमन पोटेंशियल कितना होगा तो कॉमन पोटेंशियल इतना होगा, या उसमें चार्ज कितना होगा तो इतना होगा, दूसरे में चार्ज कितना होगा तो इतना होगा। अच्छा एक चीज़ और, इसको हम मिटा करके एक और चीज़ हम, ये सब तो आगे के कैलकुलेशन में काम आएगा, तो अभी हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि आफ्टर द कॉम्बिनेशन के बाद यानी कनेक्शन के बाद मतलब फाइनल एनर्जी कितना बचेगा। तो देखो फाइनल एनर्जी जो होगा हाफ इंटू C इक्विवेलेंट, चूँकि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इक्विवेलेंट हम लिख लिए हैं, तो C इक्विवेलेंट इंटू हाफ CV स्क्वायर होता था, हाफ CV स्क्वायर, तो C की जगह C इक्विवेलेंट और V, तो हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर, ये हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो फाइनल एनर्जी इतना हो गया, अगर कोई चाहेगा तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू रख दो यहाँ, तो C1 प्लस C2, और V का वैल्यू अभी तुरंत यहाँ मिटाए हैं हम, ये था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे, जितना आने का होगा वो अपना फाइनल एनर्जी आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट तो देख लो यहाँ से है ही, और C इक्विवेलेंट भी ऊपर लिखे थे जो मिट गया, तो C इक्विवेलेंट अभी भी यहाँ लिखा हुआ C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू डाल दिए और ये कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू देते हैं। देखो आफ्टर कनेक्शन यानी कॉम्बिनेशन के बाद यानी कनेक्शन के बाद फाइनल एनर्जी इतना बचा। तो देखो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था एक और कैलकुलेशन, लॉस ऑफ एनर्जी
ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। दो कैपेसिटर को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो देखो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए, हाँ सीबीएसई कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि बताओ कि आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर लॉस ऑफ एनर्जी ही होता है। इस बात को प्रूव करो कि कैसे कह सकते हो कि लॉस ऑफ एनर्जी ही होता। हाँ ऐसा भी हो सकता था कि ये गेन इन एनर्जी भी हो सकता था, लेकिन वो कहेगा कि प्रूव करो कि जब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं यानी कंबाइन करते हैं तो आफ्टर द कॉम्बिनेशन लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स। तो लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स होता, यानी हमको कैसे पता चलेगा कि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ कि गेन इन एनर्जी हुआ। तो देखो तो हम करते क्या हैं कि हम कुछ नहीं, इनिशियल एनर्जी हम देखबे किए थे कितना था अलग अलग कैपेसिटर में, और बाद में कितना एनर्जी बचा वो भी हम देख लिए, बाद में कितना एनर्जी है बचा। तो हम देख लेते हैं कि फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में क्या अंतर है। देखो इनिशियल एनर्जी कितना था, तो इनिशियल एनर्जी को UI हम लिख लेते हैं। तो एक कैपेसिटर में जो एनर्जी था उसको हम U1 माने थे और दूसरे कैपेसिटर में जो एनर्जी था उसको हमने U2 माने थे। तो इनिशियल एनर्जी UI इक्वल टू तो कितना हाफ C1 V1 का स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी रहा था और फाइनल एनर्जी आपको बगल में लिखा हुआ। तो हम सीधा निकालते हैं कि चेंज इन एनर्जी। हम देखना चाहते हैं कि कनेक्शन के बाद एनर्जी कितना है और कनेक्शन के पहले एनर्जी कितना था। तो चेंज इन एनर्जी अगर हम देखें तो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर लेते हैं। देखो एनर्जी को U से डिनोट किया जाता है, तो UF माइनस UI यानी फाइनल एनर्जी को इनिशियल एनर्जी से क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा इसका मतलब फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा। नेगेटिव हो जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी हम मानेंगे। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव हो गया इसका मतलब है कि बाद में एनर्जी बढ़ गया और शुरू में एनर्जी कम था, इसका मतलब गेन इन एनर्जी होगा। तभी हम अगर लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने कह देगा तो सिंपल निकालेंगे, या कह देगा कि नहीं प्रूफ करो कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो हम कुछ नहीं, फाइनल एनर्जी में इनिशियल एनर्जी घटा दिया। अब चेक कर लो ये नेगेटिव आएगा तो घट गया होगा एनर्जी, अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो बढ़ गया होगा एनर्जी। तो UF माइनस UI करेंगे तो UF कितना हाफ, देखो C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी कितना, तो एक में U1 था दूसरे में U2 था, तो मतलब टोटल कैलकुलेट करने के बाद इतना आया हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। देखो इसको अगर सही से लिखोगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल कितना, तो ये C1 प्लस C2 और V कितना, तो V को लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय ये C1 प्लस C2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये फाइनल एनर्जी रहा। चलो माइनस इसको एक बार सिंपली लिख लेते हैं। अच्छा एक काम करो, ये हाफ इसमें भी हाफ इसमें भी है, तो हाफ कॉमन लिख के बाहर ही निकाल लेते हैं। हाफ कॉमन लिख के बाहर ही निकाल लें तो ये सीधा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। चलो ये मिडिल ब्रैकेट हम दे दिए। अब देखो यहाँ C1 प्लस C2, यहाँ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था, तो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर में सिर्फ स्क्वायर कर दो, नीचे में सिर्फ एक बार लिख देते हैं। तो C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर कर लो, और नीचे में भी स्क्वायर जरूर था लेकिन इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक बार C1 प्लस C2 बच जाएगा माइनस। अच्छा देखो हाफ यहाँ भी है और हाफ यहाँ भी है, इस हाफ को दोनों से कॉमन ले लो। अच्छा यहाँ बड़ी ब्रैकेट देना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट, तो हाफ, देखो यहाँ बड़ी ब्रैकेट का सिंबल दे देते हैं क्योंकि यहाँ एक मिडिल ब्रैकेट है, तो हाफ तो कॉमन ही सबका आ गया, तो ये C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और ये बड़ी ब्रैकेट। अब देखो C1 प्लस C2 अगर, अच्छा इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ लो, तो A प्लस B के होल स्क्वायर पे अगर हम तोड़ेंगे तो देख लो कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ठीक डिवाइडेड बाय देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और ये C1 प्लस C2, ये कितना बचेगा C1 V1 का स्क्वायर
माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C2V2 का स्क्वायर। तो देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, तो अब इसमें फिर से एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आने के बाद कितना बचेगा? एलसीएम आने के बाद जो, ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट मेन यहीं तक है, इसके बाद का तो आगे कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो, फिर भी हम पूरा कर लेते हैं क्योंकि बहुत स्टूडेंट को ये कैलकुलेट करने में परेशानी हो जाता है, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। ये C1 + C2, तो एलसीएम अगर ले लोगे तो ये C1 + C2, देखो ये C1 + C2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये C1 + C2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना बचेगा? C1² V1² + C2² V2² 2C1 C2 V1 V2 माइनस, देखो C1 + C2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो C1 + C2 × C1 V1² माइनस फिर से C1 + C2 × C2 V2 का स्क्वायर, और ये इतना आ जाएगा। तो देखो अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? तो ये हाफ, एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अच्छा देखो इधर हम मिटा लेते हैं, तुम लोग अपना बाद में लिख लेना। देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही बचेगा, तो C1 × C2 V1 का स्क्वायर माइनस C1 × C2 और V2 का स्क्वायर, और फिर से माइनस C1 C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बचेगा? ये C1 + C2, ये बड़ी ब्रैकेट था तो बड़ी ब्रैकेट ही बचेगा। देखो इसको भी मिटा लेते हैं, ये पहले का। तो कुछ नहीं, इसमें केवल एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लिए थे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो ये C1 V1 से C1 V1² कैंसिल, C2 V2² से, अच्छा देखो यहाँ C1 + C2 तो था, लेकिन ये C2 × C2 करेंगे तो ये C2² V2² बचेगा। ये लास्ट टर्म C2 × C2, C2² V2², ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखो हाफ कॉमन तो आ ही जाएगा, पहले से कॉमन है। तो देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में, तो एक काम करो C1 C2 बाहर निकाल लेते हैं, और डिवाइडेड बाय ये भी एलसीएम ले चुके थे तो इसको भी बाहर निकाल लो। तो कितना बचेगा? 2V1 V2 माइनस V1² माइनस V2²। देखो ये भी अंदर माइनस अच्छा नहीं लगता, माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा? ये V1² + V2² माइनस 2V1 V2, ठीक। इसको अगर देखोगे तो माइनस हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय ये C1 + C2, ये कितना आ जाएगा? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो एक बात गौर से, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये तो कभी निगेटिव होगा नहीं, ये नेगेटिव नहीं होगा, और आगे माइनस का साइन लगा हुआ, इसका मतलब है कि चेंज इन एनर्जी नेगेटिव हो गया। चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि बाद में एनर्जी घट गया था, क्योंकि हम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी किए थे, तो बाद में एनर्जी घटने का मतलब है कि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ था। तो हम लोग लिखेंगे माइनस साइन इंडिकेट द लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी का नुकसान हुआ, यानी ऊर्जा का क्षय हुआ है। तो ऊर्जा में क्षय कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिए तो ये लॉस ऑफ एनर्जी हुआ क्या? क्यों हुआ? तो क्यों हुआ ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता। तो देखो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू द रीएडजस्टमेंट ऑफ चार्ज में। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ था और एक कैपेसिटर पे चार्ज यहाँ मतलब स्टोर था, दूसरे पे यहाँ स्टोर था। तो चार्ज जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाता तो उसको रीएडजस्टमेंट में लॉस ऑफ एनर्जी होता। और दूसरा, जब एक तार को दूसरे तार से जब कैपेसिटर के तार को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ चिनगारी आता,
यानी स्पार्किंग होता है, तो स्पार्किंग में लाइट एनर्जी के रूप में और साउंड एनर्जी के रूप में कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो यही मेन 3 कारण है लॉस ऑफ एनर्जी का। एक तो तार सटाने में जो चरचराहट का आवाज़ आता है, स्पार्किंग होता है, तो लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में लॉस ऑफ एनर्जी होता है। दूसरा, रीएडजस्टमेंट ऑफ चार्ज में भी एनर्जी का नुकसान होता है। तो यही लॉस ऑफ एनर्जी इसी कारण से होता है। तो अगर तुम रीएडजस्टमेंट में देखना चाहो कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होता, तो हम बता दें इसके एक बेहतरीन एग्जांपल को। जैसे किसी बेंच पे मान लो कि 3 स्टूडेंट बैठा हुआ, चौथा स्टूडेंट लेट आया और उस 3 स्टूडेंट को अगर खिसकने को कहता, तो उसमें देखना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको खिसकने में बड़ा परेशानी होता है, उस पर चिड़चिड़ाएगा, कहाँ क्यों खिसकेंगे। देखो, उसमें जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है ना, उसको अपने आप को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह प्लेस करने में थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जिसको कि वो लॉस ऑफ एनर्जी करना नहीं चाहता, चूँकि उसके पास एनर्जी पहले से कम होता है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ाता, नहीं देंगे बैठने। तो इस तरीके एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने में कुछ न कुछ एनर्जी का खपत होता, लॉस ऑफ एनर्जी होता। वही हाल यहाँ भी कैपेसिटर का होता है। तो एक जगह से चार्ज एडजस्ट है, अब ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी क्या हो गया, कम पड़ गया। जैसे हम लोग को रीएडजस्टमेंट करने में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, उसी तरीके से यहाँ भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट होने में लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। तो चलो, अगले दिन हम इस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ सवाल बता देंगे। उसके बाद इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का टाइप क्या होता है, जैसे एक होता पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक होता अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देने के बाद उसकी जो कैपेसिटी चेंज होती है तो वो कैसे चेंज होता है, तो वो सब फेनोमेनन हम अगले क्लास में समझा देंगे अच्छे से। तो चलो, आज भर इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।